नमस्कार, मैं हूं नीतू। आपका स्वागत है टॉप 9 न्यूज में। चलिए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया में क्या है आज के दिन की 9 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर सरकार को लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगी और यदि कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझा तो उनकी पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन को भी तोड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में नाजुक पड़ते पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगी और यदि कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझा तो पीडीपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ सकती है। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि देश के आवाम ने हमें भगवान शिव की तरह आशीर्वाद दिया है और हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा कभी भी केवल जम्मू कश्मीर में सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगी। गौरतलब है कि सत्ता में बीजेपी और पीडीपी की साझा सरकार बनने के बाद से ही सूबे में पीडीपी नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयानों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। बात हो सीएम मुफ्ती के बयानों की, संसद में पार्टी नेताओं की तरफ से अफजल गुरु के अवशेषों की मांग करना या फिर अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई, जिसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म था कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। रेलवे प्लेटफॉर्म और पटरियों पर कूड़ा फैलाने वाले लोगों पर अब लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल अब किसी को भी गंदगी फैलाते देखा गया तो उस पर 5,000 का जुर्माना लग सकता है। प्लेटफॉर्म टिकट दोगुना होने के बाद रेलवे लाइन पर गंदगी फैलाने वालों पर अब 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे को ये निर्देश देते हुए दूसरी एजेंसियों से भी सफाई में रेलवे की मदद करने को कहा है। यानी अब दिल्ली के रेलवे ट्रैक पर गंदगी फैलाना भारी पड़ सकता है। वहीं एनजीटी के इन आदेशों पर रेलवे यात्रियों ने सुधार की उम्मीद जताई है। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में रेलवे के साथ निगम भी इस अभियान में शामिल है। इसके साथ ही रेलवे ने 46 जगह भी बताई थी जहां निगम ने कूड़ादान की व्यवस्था की है। हालांकि ये आदेश राजधानी दिल्ली के लिए है। इसी बीच रेलवे ने अपनी सेवाओं और शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर आरक्षित एवं अनारक्षित टिकटों पर छापने का फैसला किया है ताकि इस बारे में प्रचार किया जा सके और जागरूकता फैलाई जा सके। इन टिकटों पर ऑल इंडिया पैसेंजर हेल्पलाइन नंबर 138 अंकित होगा। बहरहाल रेलवे की व्यवस्थाओं को सुधारने में सरकार की ये मुहिम कितना रंग लाती है, इसकी तस्वीर तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। पिछले लोकसभा चुनावों में खर्च का हिसाब न देने पर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी समेत 6 दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में चुनावी खर्च का हिसाब न देने पर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी सहित 6 राजनीतिक दलों को मान्यता खत्म करने की चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने इन दलों को आदेश का अनुपालन करने के लिए 20 दिनों का अंतिम समय दिया है। आपको बता दें कि जिन दलों को नोटिस जारी किया गया उनमें आप के अलावा पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, नेशनल पीपल पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित कांग्रेस शामिल हैं। वैसे जानकारी दें कि आयोग ने पिछले साल इन दलों को 22 अक्टूबर और 28 नवंबर को रिमाइंडर भेजे थे, लेकिन इन दलों की तरफ से खर्च का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। गौरतलब है कि नियमों के अनुसार जिन राजनीतिक दलों ने आम चुनाव में हिस्सा लिया है उन्हें चुनाव के बाद 90 दिनों के भीतर अपने खर्च का ब्यौरा आयोग को देना होता है। ऐसे में जो पार्टी ऐसा नहीं करती है उस पर कार्यवाही की जाती है, जिसमें सबसे पहले उसके चुनाव चिन्ह और फिर उसके बाद उसके दल की मान्यता भी रद्द की जाती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। अब रुक करते हैं विदेश की खबरों की ओर। ट्यूनीशिया की संसद के नजदीक हुए एक हमले में 24 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हमले में 17 विदेशी पर्यटक भी मारे गए। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में हुए एक आतंकी हमले से पूरा देश दहल उठा। दरअसल आतंकियों ने राजधानी ट्यूनिस में संसद के करीब स्थित बारदो राष्ट्रीय संग्रहालय पर हमला किया, जिसमें 17 पर्यटकों सहित 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हुए। आपको बता दें आतंकियों द्वारा कुछ पर्यटकों को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया और बंधकों को मुक्त करा लिया। हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। एक आकलन के मुताबिक करीब 3,000 ट्यूनीशियाई नागरिक सीरिया और इराक में इस संगठन की ओर से लड़ रहे हैं। पिछले 13 सालों में ट्यूनीशिया में ये सबसे घातक हमला हुआ है। इससे पहले पर्यटकों के बीच लोकप्रिय द्वीप देरबा में 2002 में अलकायदा ने आत्मघाती हमला किया था। जानकारी के लिए बता दें
कि हाल के दिनों में ट्यूनीशिया में तानाशाही शासन की जगह लोकतंत्र बहाल हुआ है, जिसके बाद से ही ट्यूनीशिया में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। ट्यूनीशिया के पड़ोसी देश लीबिया की हालत पहले से ही खराब है। ऐसे में ट्यूनीश के नेशनल म्यूजियम पर हुए हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सख्ते में डाल दिया है। बताते चले कि ट्यूनीशिया से ही अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसका असर लीबिया, मिस्र, सीरिया और यमन में देखने को मिला था। लेकिन नया संविधान स्वीकार करने और शांतिपूर्ण चुनावों के बाद से ही इस देश में शांति है। नेक्स्ट नाइट न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ PMLN की पेशावर इकाई के अध्यक्ष हाजी सरदार मोहम्मद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि तहरीक-ए-तालिबान ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हाजी सरदार मोहम्मद की पेशावर के निकट बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर के यकातूत इलाके में हाजी सरदार मोहम्मद पर हमला हुआ। पुलिस की ओर से हमले के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें शहर के लेडी रीडिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हाजी सरदार मोहम्मद PMLN की पेशावर इकाई के युवा नेता थे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने मोहम्मद की हत्या की जिम्मेदारी ली है। TTP प्रवक्ता मोहम्मद खोरसानी ने घोषणा की थी कि अवामी नेशनल पार्टी के बाद PMLN उसकी हिट लिस्ट में है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आतंकवादी संगठनों ने PMLN के किसी सदस्य को निशाना बनाया है। इससे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और ANP नेता उनकी हिट लिस्ट में थे। नेक्स्ट नाइट न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। नॉकआउट के आखिरी मैच में शतक जमाने वाले सुरेश रैना का मानना है कि वे बीते 4 साल में अलग अलग हालातों में बल्लेबाजी करके और अधिक परिपक्व बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन बल्लेबाज सुरेश रैना का मानना है कि विश्व कप 2011 के बाद से पिछले 4 सालों में अलग अलग हालात में बल्लेबाजी करके वो अधिक परिपक्व हो गए हैं। आपको बता दें कि रैना ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में शतक जमाने के अलावा पाकिस्तान के विरुद्ध पहले मैच में अर्धशतक जमाया था। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ आज हो रहे क्वार्टर फाइनल से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये कहा कि मैं 2011 के बाद से एक खिलाड़ी के तौर पर काफी परिपक्व हो गया हूँ। मैंने महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा। मैंने उनके साथ काफी मैच खेले और चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर बल्लेबाजी की। मुझे पता है कि वनडे क्रिकेट में कैसे खेलना है। भारतीय बल्लेबाजों ने टूर्नामेंट में अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और रैना को खुशी है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी पारी खेली। रैना ने कहा कि गुरुवार के बाद से हर मैच करो या मरो का है और भारतीय टीम कोई भी कोताही नहीं बरतेगी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बड़ा मैच है, हमें हर हालात में जीतना है और सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन भी करके दिखाना होगा। टीम में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है क्योंकि हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका पता है। हम आत्ममुग्ध नहीं होते और अनुशासित प्रदर्शन में विश्वास करते हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि रैना की ये बातें मैच में आखिर किस तरह का रंग दिखाती नजर आती हैं। नेक्स्ट न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक विश्व कप 2015 के बाद संन्यास ले लेंगे। वहीं मिसबाह ने अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने से मना कर दिया है। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक विश्व कप 2015 के बाद संन्यास लेंगे, ये अब स्पष्ट हो गया है क्योंकि उन्होंने अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने एडिलेड से फोन पर यह कहा कि मैंने विश्व कप के बाद वनडे क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला काफी सोच समझ कर किया है और यही सही समय भी है। उन्होंने कहा, मैंने ये फैसला किया था कि विश्व कप में हम चाहे जैसा भी प्रदर्शन करें, मैं संन्यास लूंगा और इस फैसले को बदलने वाला नहीं हूँ। मिसबाह ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि TCP वनडे की कप्तानी किसी युवा खिलाड़ी को सौंप दे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की कप्तानी कोई युवा करे ताकि लंबे समय तक वो इस जिम्मेदारी को संभाल सके। मिसबाह ने यह भी कहा कि क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पाकिस्तान टीम काफी खतरनाक होगी और खिलाड़ियों में जीत का जज्बा जबरदस्त है। उन्होंने कहा, हमें पता है कि पाकिस्तानियों के लिए ये टूर्नामेंट कितना अहम है और इस टीम में करिश्माई नतीजे देने का मादा है। पहले 2 मैचों के बाद एक मैच में अच्छे प्रदर्शन से हमने ऐसा साबित भी किया है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान के कप्तान की इन बातों पर पाकिस्तान किस तरह का परफॉर्मेंस आगे के मैचों में दिखाता है। नेक्स्ट न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं बॉलीवुड की चटपटी खबरों पर।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार अब एक साथ विज्ञापन में नजर आने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि पूरा बच्चन परिवार अभी तक किसी भी विज्ञापन में साथ नजर नहीं आए हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी पूरी फैमिली के साथ एक विज्ञापन में नजर आ सकते हैं। वैसे तो अमिताभ, जया, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अलग अलग विज्ञापन में नजर आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि पूरा बच्चन परिवार एक साथ विज्ञापन में दिखाई देगा। बता दें, बच्चन फैमिली के सभी सदस्य मोस्ट डिमांडिंग सेलिब्रिटीज में शामिल हैं। इनमें से किसी एक को भी विज्ञापन के लिए साइन करना महंगा और मुश्किल काम माना जाता है। हालांकि विज्ञापन इंडस्ट्री के जानकार इसे साल की सबसे बड़ी विज्ञापन डील बता रहे हैं। उल्लेखनीय है, बच्चन परिवार बच्चों के एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना है। इसके साथ ही जल्द ही इसका विज्ञापन भी दिखाई दे सकता है। बहरहाल, दर्शकों के लिए चारों बच्चन को एक साथ देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि अभी इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। अभिषेक चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब के लिए एक्टर शाहिद कपूर ने 15 तरह के लुक ट्राई किए हैं। वैसे आपको बता दें कि अभिषेक चौबे के कहने पर ही शाहिद ने ये लुक ट्राई किए। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म उड़ता पंजाब के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 तरह के लुक ट्राई किए हैं। जी हाँ, दरअसल डायरेक्टर अभिषेक चौबे के दिए गए टिप्स के चलते शाहिद ने कई तरह के लुक बनाए हैं। आपको बता दें, शाहिद कई हेयर स्टाइलिस्ट और ड्रेसेस से मुलाकात करके कभी पॉनीटेल तो कभी सीधे बाल तो कभी हल्की दाढ़ी वाले लुक को ट्राई किया है। और इतना ही नहीं, शाहिद अपने बालों को कलर करने के साथ ही अपनी बॉडी भी बना रहे हैं। हालांकि शाहिद नियमित तरीके से फिल्म की वर्कशॉप में जा रहे हैं। वह अपने किरदार के डायलॉग्स को बार बार तैयार कर रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, यही कारण है कि कुछ दिनों पहले शाहिद ने यह तक कह दिया था कि ये काफी मुश्किल फिल्म होने वाली है। बहरहाल, फिल्म उड़ता पंजाब में शाहिद के साथ आलिया भट्ट है। इसके साथ ही फिल्म में अहम रोल में करीना कपूर खान के अपोजिट दिलजीत सिंह भी नजर आएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। ये थी आज के दिन की 9 बड़ी खबरें। बाकी खबरों को जानने के लिए लगातार लॉगिन करें www.next9news.com। नमस्कार।